और इनका, ठीक है ना। तो कर्नाटक के राजा की लड़ाई जब होती है, उसका कर्नाटक युद्ध हो जाता है। ये युद्ध क्यों होता है? क्योंकि उधर यूरोप कॉन्टिनेंट में, यूरोप महाद्वीप में जो इंग्लैंड है और जो ऑस्ट्रिया है, फ्रांसीसियों का, उनको बीच में ना, ऑस्ट्रेलिया का प्रिंस कौन बनेगा इसको लेकर के ना लड़ाई चलती है। वही लड़ाई यहाँ पे आ जाती है इंडिया में। तो पहला कर्नाटक युद्ध, इसको इंग्लिश में कार्नेटिक वॉर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? और ये जो शुरू होता है, एक्चुअली इंग्लैंड में एक जगह बैटल ऑफ सेंट थॉम, तो सेंट थॉम के युद्ध के कारण शुरू होता है और ये खत्म होता है ट्रीटी ऑफ एक्सला चापेल की संधि के साथ, ये खत्म होता है। इसमें फ्रांसीसियों की तरफ से कौन था? डुप्लेक्स, ठीक है ना। और इनकी तरफ से कौन था? आपका ब्रिटिश था। और कर्नाटक का जो नवाब था, अनवरुद्दीन नाम था इसका। उसके बाद आता है दूसरा कर्नाटक युद्ध होता है। इसके बाद वो दूसरा कर्नाटक युद्ध में वही सेम ब्रिटिश और फ्रांसीसी लड़ रहे हैं। इसको अंबूर का युद्ध कहते हैं, बैटल ऑफ अंबूर कहते हैं, ठीक है ना। ये खत्म होता है पांडिचेरी की संधि के साथ 1754 में, ठीक है ना। आगे नेक्स्ट इसके बाद आता है तीसरा युद्ध आता है। तीसरा युद्ध कब होता है? 1756 में। ये खत्म होता है पेरिस की संधि के साथ, और इसको वांडीवास का युद्ध भी कहते हैं, बैटल ऑफ वांडीवास भी कहते हैं इसको। इसमें फ्रेंच की तरफ से काउंट डी लेली था और अंग्रेजों की तरफ से आयरकूट था। आयरकूट के नेतृत्व में तीसरा युद्ध लड़ा गया था और उधर इनका था, ठीक है ना। और ये कौन सी संधि से खत्म होता है? पेरिस की संधि, ट्रीटी ऑफ पेरिस के साथ। तो पेरिस में इनके बीच में किस संधि होती है? ये फ्रांसीसियों के बीच में, और ठीक है ना। टोटल कितने युद्ध है कर्नाटक के भाई? 3 युद्ध हैं। पहला कौन सा आपका? फर्स्ट कर्नाटिक वॉर, ठीक है, एक्सला सापेल की संधि 1746। दूसरा है आपका 1749। तीसरा है आपका 1700, मतलब जैसे ही पहला युद्ध खत्म हो रहा है, नेक्स्ट ईयर दूसरा चालू हो जा रहा है, उसके 2 साल बाद तीसरा चालू हो जा रहा है, ठीक है। ये चीज है। इसके बाद हमें पढ़ा, मैसूर पढ़ लिया था शायद मैंने, नहीं नहीं, हाँ। तो ये हमें शुरू करना था एक्चुअली मैसूर के बारे में। तो आओ देखते हैं मैसूर का फाउंडर। मैसूर गैस कर्नाटक वाला इलाका मैसूर कहलाता है। मैसूर का फाउंडर कौन है? मैसूर का फाउंडर है हैदर अली। कौन फाउंडर मैसूर का? हैदर अली, ठीक है ना। लेकिन ये मैसूर जो, इसको लेकर के ना एक प्रीवियस ईयर में बहुत तगड़ा क्वेश्चन भी पूछा हुआ था, आगे देखेंगे इसको। ध्यान सुना आप लोग। गैस मैसूर राज्य की स्थापना हैदर अली ने की थी 1775 में। कब की थी स्थापना? और हैदर अली बहुत ही ज्यादा योग्य शासक था, शक्ल में मत जाना आप लोग, वैसे खतरनाक था, ठीक है ना। और इसने अपने साम्राज्य का विस्तार शुरू किया, एक्सपेंशन शुरू किया, जो बात अंग्रेजों को नहीं गवार गुजरी। मैसूर का वो चाहता था कि क्या हो जाए, एरिया बढ़े इसका। वो चाहता था हैदराबाद में जाए, इधर का भी है ना, इधर उसकी अलग लड़ाई चल रही है कर्नाटक की, ठीक है ना। तो अंग्रेजों की इससे लड़ाई चालू हो जाती है इसकी वजह से। और अंग्रेजों की और मैसूर की ना टोटल 4 लड़ाइयां होती है। कितनी कितनी होती हैं? और अंग्रेजों की और मैसूर की जो लड़ाइयां होती है, इसको कहते हैं एंग्लो मैसूर वॉर। क्या कहते हैं इसको? एंग्लो मैसूर वॉर, ठीक है ना। तो पहली जो लड़ाई होती है उसमें कौन पार्टिसिपेट करता है? हैदर अली पार्टिसिपेट करता है, ठीक है ना। और पहले में जो है ना आपका, पहली जो युद्ध होता है जिसमें हैदर अली, पहला युद्ध होता है 1767 में, दूसरा हो रहा है 1780 में, तीसरा हो रहा है 1790 में, और चौथा 1700, लगभग लगभग 10-10 साल के गैप पे हैं, ठीक है ना। ये वाला 13 साल के गैप पे है, फिर ये वाला 10 साल के गैप पे है, फिर ये वाला 9 साल के गैप पे। जो पहला होता है गाइज, वो हैदर अली लड़ता है। कौन लड़ता है? हैदर अली। पहला जो है वो कौन लड़ रहा है? ये हैदर अली है, मान के चलो। दूसरा वाला भी हैदर अली लड़ता है, लेकिन गाइज तीसरा वाला हैदर अली नहीं लड़ता। कौन लड़ता है? टीपू सुल्तान। और चौथा वाला भी टीपू सुल्तान। तीसरा वाला ने हैदर अली ने क्यों नहीं लड़ा? क्योंकि इसकी डेथ हो जाती है सेकंड में। तो जो सेकंड कार्नेटिक वॉर है, जो दूसरा जो कार्नेटिक वॉर कर रहा हूं, जो दूसरा मैसूर युद्ध है, वो किसके किसके बीच में है? अंग्रेजों के बीच में और हैदर अली के बीच में। हैदर अली जीतता है, संधि हो जाती है कौन सी? ट्रीटी ऑफ मद्रास, ठीक है ना। मद्रास की संधि। अंग्रेज अगले साल फिर आते हैं, फिर लड़ाई करते हैं, लेकिन इस बार हैदर अली की क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है। और वो जो खत्म, अच्छा आपको पता है कि ये जो वॉर है अंग्रेजों के, जो इनके बीच में जो ट्रीटी होता है, जैसे अभी मैंने पढ़ा कि एक्सला सापेल की संधि, पेरिस की संधि, हो जो हारता है उसके ऊपर ट्रीटी के रूल्स थोप दिए जाते हैं। समझ पा रहे हो? मान लो ये सुल्तानपुरी के राजा, मैं मंगोलपुरी का, हमारी लड़ाई होगी, मैंने इनको हरा दिया है,
तो जो हारेगा उसी के ऊपर तो रूल्स थोपे जाएंगे कि भाई आप ये नहीं कर सकते, आप वो नहीं कर सकते, आप ये जो यमुना नदी है बीच में उसको आप पार नहीं कर सकते, है ना, ये सब चीज। तो जो सेकंड बैटल था उसमें हैदर अली हार जाता है, और अंग्रेज जो इसको बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन लगाते हैं, ठीक है, उसको कहते हैं ट्रीटी ऑफ मंगलोर, मंगलोर की संधि। पहला मद्रास, दूसरा है तो टीपू सुल्तान भी बहुत योग्य शासक है मैसूर का, और वो लड़ता है, और इसमें भी टीपू सुल्तान हारता ही है, जीतता नहीं है। और इसके बदले में मैंने एक बात और भी बताई थी, मैंने कहा अंग्रेज जिससे लड़ाई लड़ते थे ना, उससे वो युद्ध का खर्चा भी वसूलते थे, कि भाई 1 करोड़ का खर्चा अगर पहले तो 1 करोड़ दो, उसके बाद ट्रीटी करेंगे हम, वरना वो सब कुछ बेच बाच के हम पहले 1 करोड़ की भरपाई करेंगे। क्योंकि फायदा क्या है, मान के चलो मेरी इनसे लड़ाई हो गई है 100 रुपए के पीछे, और उन्होंने मेरी शर्ट फाड़ दी 200 की, ठीक है ना, तो समझौता करके भी क्या फायदा, 100 रुपए मिल भी जाएंगे तो मेरा तो नुकसान हो गया, ठीक है ना। मान के चलो किसी कंपनी से मुझे 100 रुपए लेने हैं, मैंने कोर्ट केस किया, उसमें 8 हजार का खर्चा आया, और कोर्ट कहेगी 100 रुपए ले लो तुम, तो फायदा क्या होता, मैं तो मुंह रखूं फिर तो, है ना। कोर्ट ये कहेगी कि 8 हजार का खर्चा दो प्लस में 100 रुपए और दो, तब तो बात समझ में आती है, ठीक है ना। तो जो तीसरा बैटल होता है गाइज, वो श्रीरंगपट्टनम की संधि से खत्म होता है। इसमें अंग्रेज जो है ना टीपू सुल्तान से 1 करोड़ रुपए लेते हैं युद्ध का खर्चा, कितना खर्चा लेते हैं, और वो टीपू सुल्तान में है नहीं, तो उसके बदले अंग्रेज कहते हैं काम करो, फिर अपने 2 बच्चे गिरवी रख दे दो, गिरवी रखवा दो हमारे पास, जब पैसे हो जाए तो टीपू सुल्तान ने ईएमआई में अपने बच्चे छुड़वाए, 50 लाख का एक, 50 लाख का एक। आगे की बात करें, फिर चौथी लड़ाई होती है। एक और खास बात थी टीपू सुल्तान की, टीपू सुल्तान जो था ना वो जैकोबियन क्लब का मेंबर था। किसका मेंबर था, उसी क्लब का मेंबर था जिस क्लब का मेंबर नेपोलियन था। नेपोलियन समझ ना, ओरिजिनल वाला, अब आया ओरिजिनल वाला। उससे पहले हमने सारा नेपोलियन पढ़ लिया कि भारत का नेपोलियन कौन है, तो मतलब एशिया का नेपोलियन कौन, ईरान का नेपोलियन कौन है, हा? ईरान का नेपोलियन कौन है, अवध पे किसने अटैक किया था, मंगोल क्यों करेंगे अटैक, अवध में उनका क्या इंटरेस्ट है, नादिर शाह। ईरान का नेपोलियन कौन है, लेकिन एक्चुअल नेपोलियन ये वाला जो अब हम पढ़े जा रहे हैं। और ये जो नेपोलियन है ना, इसके अंग्रेजों से, ये यूरोप में रहते हैं ये सब, इनकी अंग्रेजों से जमती नहीं है नेपोलियन की, और टीपू सुल्तान की भी नहीं जमती। तो ऑब्वियस बात है, दुश्मन का दुश्मन जो होता है वो दोस्त होता है। तो इसने सोचा, टीपू सुल्तान ने सोचा कि क्यों ना मैं ये जो बंदा है नेपोलियन, इसको अपनी टीम में बुला लूं, क्योंकि वो दोनों एक ही क्लब के मेंबर थे। ये बात किसी तरह अंग्रेजों को पता चल जाती कि ऐसी ऐसी प्लानिंग चल रही है इसकी, उससे पहले इसको लपेट लेते टीपू सुल्तान को चौथा युद्ध में, 4th एंग्लो मैसूर युद्ध में, और टीपू सुल्तान को क्या कर देते हैं, और जो उसका एरिया अपने पीछे पड़ा, ये वाला जो एरिया गई, इसका कुछ एरिया मराठा एम्पायर वाले रख लेते हैं, कुछ एरिया निजाम रख लेता है, कुछ एरिया जो है अंग्रेज रख लेते हैं, मैसूर को बांट देते हैं, ठीक है ना, क्लियर आपको। तो ये सारी चीजें एक एक करके मैं आपको बता देता हूं, ध्यान से। तो मैसूर में ज्यादा कुछ नहीं है। मैसूर का फाउंडर कौन है, हैदर अली। कौन फाउंडर है मैसूर का, हैदर अली। कोई पूछेगा कि मैसूर का फाउंडर कौन है, तो हैदर अली। और हैदर अली चाहता है कि मैसूर का क्या हो जाए, एरिया एक्सपेंशन हो जाए, एरिया उसका बढ़े, इसके लिए वो लड़ाई लड़ता है अंग्रेजों से। तो अंग्रेजों के साथ और ये मैसूर वालों के साथ टोटल कितने वॉर हुए हैं, 4 वॉर हुए हैं। इसमें 2 वॉर तो हैदर अली ने लड़े हैं, हैदर ने लड़े हैं 2 वॉर, इसने भी और इसने भी। और 2 वॉर किसने लड़े हैं, टीपू सुल्तान ने। दूसरे में पिता की मौत होती है, चौथे वाले में जो चौथा वॉर है ना कि 1799, इसी में टीपू सुल्तान की मौत होती है। ये इंपॉर्टेंट है जानना आप लोगों के लिए। आपको पता है कि टीपू सुल्तान की मौत कब होती है, 1799 में, चौथे एंग्लो मैसूर। इसके ठीक 100 साल पहले ही सिखों के 10वें गुरु कौन थे, गुरु, उन्होंने सिखों के लिए 5 रूल मैंडेटरी किए थे, जिनके लेटर क से शुरू होते हैं, कृपाण, केश, कंघा, कच्छा और कड़ा, ठीक है ना। 5 चीजें क लेटर से जो शुरू होती है वो उन्होंने मैंडेटरी की। ये इसलिए था क्योंकि सिख अपनी आइडेंटिटी को ना छुपाएं और वो अपने रिलीजन को ना छुपाएं। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग, क्योंकि औरंगजेब का उस समय प्रकोप चल रहा था। हमने पढ़ा था कि सिख धर्म सब ओके चल रहा था, बस 3 मुगल एम्पायर के साथ प्रॉब्लम है। एक जहांगीर के साथ, जिसने सिखों के 5वें गुरु अर्जन देव को फांसी दी। एक ये सिखों के 9वें गुरु का औरंगजेब से चल रहा था धर्म परिवर्तन के लिए। और एक आपका चल रहा था बंदा बहादुर, फर्रुखियर, सिखों का एक बंदा था, सिखों में एक लीडर था बंदा बहादुर,
उसकी हेल्प उसकी डेथ किसने की थी, मारा किसने था उसको, फरुखशियर ने मारा, तो जो कि एक मुगल एम्पायर ही था। आगे की बात करें तो चौथे में जब ये हार जाता है गाइस, तो इसके बाद ये जो मैसूर का एरिया जो पूरा था, इसमें से कुछ एरिया तो पेशवा रख लेता है, कुछ एरिया जो है वो अंग्रेज रख लेते हैं, कुछ एरिया हैदराबाद का निजाम रख लेता है। पेशवा ये जो है वो पूरी तरीके से क्या हो जाता है, डिस्ट्रॉय। लेकिन गाइस इसमें ना कुछ समय के बाद एक क्वेश्चन आया था बहुत तगड़ा वाला, कुछ समय के बाद ना इसमें एक नई डायनेस्टी भी आती है। वो क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, अभी मैं आपको करा दूंगा वो। जैसे मैंने बताया ना एग्जाम में बहुत कुछ कभी कभी नया आ जाता है। जैसे मैंने पढ़ा ना कि वो जो जहांगीर था उसके 4 बेटे थे। जहांगीर की शाहजहां के 4 बेटे थे, जहांगीर के वैसे 4 बेटे थे, शाहजहां के भी, दारा, औरंगजेब, शुजा और मुराद। दारा सिको जो था उसका धार्मिक गुरु का नाम पूछा था, उसका रिलीजियस गुरु, वो तो मुस्लिम है, तो उसका रिलीजियस गुरु का क्या नाम था, कल बताया था शायद मैंने, है ना, परसों कुछ बताया था ना क्लास में मैंने। दारा शिको के रिलीजियस गुरु का क्या नाम था, लिख रखा था क्या तुमने, शेख चिल्ली। क्या नाम था, नाम से याद रखना, शेख चिल्ली। और शेख चिल्ली कोई ऐसे रैंडम नाम नहीं है, जैसे हम नाम सुनते हैं ना, इबन बतूता, शेख चिल्ली, टिम्बकटू, ये तीनों नाम मैंने आपको बताया था इसमें। टिम्बकटू अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक देश है जिसका जिक्र इबन बतूता ने अपनी बुक रहला में किया हुआ है। इबन बतूता कौन है, मोरक्को से आया हुआ एक साउथ यात्री है, जो कि किसके दरबार में आया था, मोहम्मद बिन तुगलक, ब्रो तुगलक, एमबीटी के दरबार में आया था। एमबीटी इज द सबसे पढ़ा लिखा राजा, सल्तनत काल का सबसे पढ़ा लिखा राजा है ये, है ना। आगे की बात करें, आ जाना। इसके बाद नेक्स्ट राज्य कौन बना, हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं मुगल एम्पायर के खत्म हो जाने के बाद अलग अलग राज्यों ने जो इंडिपेंडेंस की घोषणा कर दी है। अवध कह रहा है, अवध मतलब यूपी, अवध कह रहा है कि भाई मैं अब मुगलों के अंडर काम, हैदराबाद कह रहा है मैं भी नहीं करूंगा, पंजाब कह रहा है, तो पंजाब की तो बहुत बहुत बुरी हालात थे। पता है कैसे, सिखों के जो 10 गुरु थे वो खत्म हो गए, उसके बाद एक लीडर है बंदा बहादुर, जिसको किसने मार दिया, फरुखशियर ने। उसके बाद क्या हुआ, ये जो पंजाब वाला जो इलाका है ये पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया, इनका डिक्लाइन फेज शुरू हो जाता है, ठीक है ना। तो होता क्या है, पंजाब में आपको पता है कि ऊपर वाला जो इलाका है, अगर आप पंजाब वाला मैप देखोगे तो ऊपर यहाँ पर नदियां बहती हैं बहुत सारी। तो हुआ क्या ना कि पंजाब जो ये जो रीजन है पंजाब वाला, ये ना अलग अलग मिसल्स में डिवाइड हो जाता है। किस में डिवाइड हो जाता है, मिसल में। क्या बोला मैंने, मिसल, कोई पूछे क्या कौन सी भाषा का शब्द है, तो ये अरबी भाषा का शब्द है। किसका शब्द है, और इसका मतलब होता है इक्वल। क्या होता है इसका मतलब, इक्वल। तो ये जो हमारा पंजाब है ये 12 अलग अलग मिसल्स में डिवाइड होता है, जैसे शुक्र चकिया मिसल या कोई और मिसल, ठीक है ना। तो ये जो 12 मिसल्स है ना, अच्छा इनका एरिया कैसे डिवाइड हुआ है, तो जैसे कोई सिंधु से लेकर सतलज तक किसी का एरिया है, सतलज से रावी किसी का एरिया है, रावी से चनाब किसी का एरिया है। तो ये जो पंजाब जो है ना, पूरा पंजाब ना होकर के छोटे छोटे एरिया के राजाओं में डिवाइड हो गया है, ठीक है ना। तो ये जो पंजाब में जो राजा थे जिनको बाद में मिसल कहा जाता था, उसी में एक मिसल था गई जिसका नाम था शुक्र चकिया मिसल। क्या नाम था उसका, शुक्र चकिया मिसल। और उसी का राजा था राजा रंजीत सिंह। एक आंख से थोड़ा कम दिखाई देता था। क्या नाम था इसका, राजा रंजीत सिंह राजा होता है। एट दैट टाइम जब ये राजा था गाइज, तो याद करो 3rd बैटल ऑफ पानीपत होता है ना। 3rd बैटल ऑफ पानीपत में अहमद शाह अब्दाली होता है। तो अहमद शाह अब्दाली का भारत में जलवा हो चुका था क्योंकि उसने मराठाओं को हरा दिया था, है ना। और 3rd बैटल ऑफ पानीपत के बाद अहमद शाह अब्दाली का आना जाना भारत में लगा रहता था, उसको कोई नहीं रोक सकता था, किसी की हिम्मत नहीं थी कितना टक्कर ले ले। तो अहमद शाह अब्दाली आ सकता था, उसका बेटा आ सकता था, उसका पोता आ सकता था। तो एक दिन जब उसका पोता भारत से जा रहा था, तो उसके बहुत सारे तोप वगैरह जो वो चिनाब रिवर में गिर जाते हैं, क्योंकि चिनाब रिवर में से पानी का फ्लो जो है वो ज्यादा होता है। तो वो छोड़ के चला जाता है, कहता कोई बात नहीं, जाने दो, 2 तोप ही तो है। कुछ टाइम के बाद क्या होता है, जब चिनाब का पानी डाउन होता है, तो राजा रंजीत सिंह उन तोपों को निकालता है और उसको दे के आता है किसको, अहमद शाह अब्दाली के पोते को। उससे वो पूछता है कि ब्रो, तो वो अहमद शाह अब्दाली का जो पोता है वो उससे पूछता है भाई तुम हो कौन, हु आर यू, कहाँ के राजा हो। तो उसने कहा मैं राजा नहीं हूं, मेरा एरिया है सिंधु नदी से लेकर के सतलज से लेकर चिनाब नदी तक का, मैं पूरे पंजाब में कहीं का राजा वजन हूं, मेरे पास इतना इलाका है। अच्छा, उसने कहा अच्छा इलाका है। तो उसकी दोस्ती होती है, क्योंकि इस बात से कि राजा रंजीत सिंह ने उसको तोपे लौटाई हैं उसकी, वो इंप्रेस हो जाता है और उसको वो लाहौर का राजा बना देता है। क्योंकि वो सारा इलाका जो है वो किसके अंडर में आता है, अहमद शाह अब्दाली के अंडर में आता है, उसके पोते के अंडर में आता है। तो लाहौर का नया राजा कौन बन जाता है उसके बाद, अब राजा रंजीत सिंह। मैंने कहा ना
जो मैंने कहा ना, पूत के पांव तो पालने में दिख जाते वाली बात है। जो चमकता है वो कहीं भी रखो चमकेगा ही चमकेगा। जिसके अंदर चमकने के गुण होंगे ना, हीरा जो होता है वो कहीं भी रखो चमकेगा ही चमकेगा। तो राजा रणजीत सिंह को जब अपॉर्चुनिटी मिलती है वो लाहौर का क्या बन जाता है, राजा बन जाता है। उसके बाद वो अपना एक्सपेंशन का काम शुरू करता है, और वो एक्सपेंशन का काम इतनी तेजी से शुरू करता है कि बाद में दिक्कत ये आ जाती है कि अंग्रेजों को उसके साथ ट्रीटी करनी पड़ जाती है कि भाई इस नदी के बाद इधर मत आ जाना, वरना हमारी आपकी लड़ाई पक्की है फिर, समझ लो। क्योंकि अंग्रेजों का एरिया एक्सपेंशन से प्रॉब्लम है, क्योंकि अंग्रेज अब अलग ही लेवल पे काम कर रहे थे। तो आओ जो पढ़ा उसको पहले रिकॉल करा दूं एक बार। मैंने कहा गाइस कि ये जो आपका पंजाब का जो एरिया है गाइस, ये सुकरचकिया मिसल के राजा कौन, मैंने बताया मिसल जो है वो कौन सी भाषा का शब्द है, अरबी भाषा का। इसका तो इक्वल होता है। तो जैसे राजा रंजीत सिंह उस समय रावी से लेकर चिनाब रिवर तक के थे ना, उसी तरीके से किसी और रिवर का एरिया किसी और राजा के अंडर होगा, किसी और रिवर का एरिया। तो आसपास आपको पता है रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसे दोआब कहते हैं। क्या कहते हैं उसको, दोआब कहते हैं, जो बहुत ज्यादा फर्टाइल होता है। ज्योग्राफी में पढ़ेंगे हम लोग, ठीक है। उतने से लोगों का काम होता है। अब ध्यान सुना गाइस, 1795 में गाइस थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कब होता है, 1761 में। और ये कब की बात चल रहा है, लगभग 40 साल बाद, यानी अभी भी जलवा है अहमद शाह अब्दाली का। तो अहमद शाह अब्दाली का पोता, क्या नाम है उसका, जमान शाह फर्स्ट, जब वो जा रहा, उसने भारत पे हमला किया है ना। और उसी वक्त क्या हुआ, इस हमले के दौरान जमान शाह की कुछ तोपें जो है चिनाब रिवर में गिर जाती हैं, जिनको वो पानी, चिनाब में पानी का फ्लो क्या है ज्यादा है, बरसात का टाइम है, तो उसको छोड़ करके जो है यही रंजीत सिंह जो है ना उन तोपों को जमान शाह को वापस करता है। जमान शाह इससे काफी ज्यादा क्या हो जाता है, खुश हो जाता है, प्रसन्न हो जाता है, और उसको लाहौर गिफ्ट में दे देता है। किसको, रंजीत सिंह को। अब लाहौर का नया राजा कौन है, इसके बाद से रंजीत सिंह राजा कंसिडर होता है, उससे पहले तो बस छोटा सा इलाका उसके पास, ठीक है। आगे क्या करा, राजा रंजीत सिंह ने लाहौर को अपनी राजधानी बनाया। आगे क्या होता है, राजा रंजीत सिंह ने स्वर्ण मंदिर पर सोने की चादर चढ़ाई, जो गोल्डन टेम्पल आप देखते हो उस पर चढ़ाने का। ये जो गोल्डन टेम्पल है इसका इतिहास हमने पढ़ा था गाइस, कि गोल्डन टेम्पल का इतिहास में ना जो एरिया है वो डोनेट किया किसने, अकबर ने, है ना। आपको पता है कि अकबर जो है अदर रिलीजन में भी बहुत इंटरेस्टेड था। उसने एक नया रिलीजन भी बनाया था, दीन इलाही। अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की थी, जो कि एक बहुत बड़ा फेलियर माना जाता है वैसे। क्यों, क्योंकि उस धर्म को अडॉप्ट करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था, और किसी ने अडॉप्ट किया ही नहीं उसको, है ना। और मुस्लिम्स भी नहीं अडॉप्ट करना, याद करो आप लोग, सेम ऐसी चीज सिचुएशन हुई थी किसका, अलाउद्दीन खिलजी के साथ। अलाउद्दीन खिलजी भी एक नया धर्म बनाना, लेकिन वो समझदार निकला, उसने नहीं बनाया, कह रहा भाई जान दो, क्या फायदा। हाँ, अपने अपने है ना, अपने रिलीजियस हेड के कहने पे जो उसने नया धर्म नहीं बनाया, ठीक है ना। तो लेकिन अकबर ने नया धर्म बनाया था, और अकबर जो है ना रिसर्च करता रहता था धर्म को लेकर के। तो अकबर ने एक बार सोचा कि यार ये जो सरदारों में ये जो लंगर चखते हैं, लंगर खाते हैं, इसका क्या राज है। तो उसने लेटर लिखा किसको, ये सिखों के 5वें गुरु, गुरु अर्जन देव को, कि भाई बताओ क्या रीजन है। तो उन्होंने कहा इसके लिए तो आपको आकर के लंगर खाना पड़ेगा, फिर बताऊंगा मैं, ठीक है ना। तो जब लंगर खा रहा होता है किसी रीजन से, उसको उधर जाना होता है, वो लंगर खाता बैठ के। तो अकबर जब लंगर खा रहा है, जो कि हिंदुस्तान का क्या है, सम्राट है, उसके बगल में एक कोई भिखारी खा रहा है जिसके कपड़े फटे हुए गंदा सा वो है। तो अकबर को ना ऑकवर्ड लगता है बड़ा। ये रियल मूवमेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ये हिस्ट्री में दर्ज है, ये बात आपको किताबों में नहीं मिलेगी, ठीक है। अकबर जब लंगर खा रहा है, ठीक है ना, तो बगल में उसके कौन बैठा हुआ है, कोई गरीब बैठा हुआ है, ठीक है ना। तो अकबर कहता है कहाँ बिठा दिया मेरे को, किसके बगल में उठा दिया, स्मेल आ रही है या ऐसा कुछ। लेकिन जब अकबर ने अपना खाना पूरा किया, तब तो अकबर को ये रियलाइज हो जाता है कि जो लंगर की व्यवस्था है ये सोसाइटी के डिस्क्रिमिनेशन को कम करने के लिए किया गया है। आपको पता है कि अगर मैं आज सभी के सभी रिलीजन्स को एक कर दूं ना, आज सारे के सारे हम एक धर्म में हो जाएं, या तो सारे हिंदू हो जाओ, या सारे मुसलमान, या सारे क्रिश्चियन, या सारे ईसाई हो जाओ, जो भी होना है, तो भी एक डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारे बीच में जो काम करेगा, वो क्या, कौन सा होगा, अमीर गरीब का। कि मैं फॉर्च्यूनर में घूम रहा हूँ, कोई रिक्शे पे घूम रहा है, तो डिस्क्रिमिनेशन काम करेगा। अगर ऐसा ना होता तो भारत के अलावा कहीं और ये इसकी प्रॉब्लम ही नहीं होती। लेकिन आप यूएस में चले जाओ, ब्लैक एंड व्हाइट की प्रॉब्लम चलती रहती है ना। और रिलीजन तो दोनों का एक ही है, बट वहां पे ये चीज है। आगे की बात करें, नेक्स्ट की बात करते हैं जो। तो राजा रंजीत सिंह ने सोने की चादर चढ़ाई, ये सब कुछ हुआ। 1809 में रंजीत सिंह और चार्ल्स मेटकॉफ के बीच में गई, अमृतसर की। कौन है अंग्रेजों की तरफ से, कौन है, चार्ल्स। ये संधि क्यों हुई है, क्योंकि राजा रंजीत सिंह अब अपने एरिया का क्या कर रहा है, पहले तो उसको लाहौर मिला, फिर वो अमृतसर भी अपने कब्जे में ले रहा है, फिर आगे भी बढ़ रहा है। तो अमृत चार्ल्स में, अच्छा ये
राजा रंजीत सिंह को ये बात दिखाने की जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि सिख धर्म का एक पीक टाइम ऑलरेडी जा चुका है, तो उनको पता है ना भाई, तो उनको पता कि कैसे कैसे चीजों को करना है। तो चार्ल्स मेटकॉफ और रंजीत सिंह के बीच में एग्रीमेंट होता है। क्या एग्रीमेंट? कि भाई आप फलाना रिवर के इस तरफ नहीं आओगे, एरिया डिसाइड हो जाता है कि आपका उधर वाला एरिया आपका और इधर वाला एरिया आपका हमारा, अगर इधर उधर करोगे तो लड़ाइयां होंगी। फिर आगे नेक्स्ट, इसके बाद ये जो संधि होती है ना, ये जो एग्रीमेंट होता है, ये जो ट्रीटी होता है, इसके बाद सतलज नदी को अंग्रेजों और पंजाब राज्यों के बीच सीमा मान ली जाती है। मतलब सतलज रिवर जो बहती है उसको एक तरफ पंजाब रिवर है और एक तरफ कौन सा रिवर है? अंग्रेजों का। बीच में कौन सी रिवर बह रही है? सतलज रिवर बह रही है। नेक्स्ट की बात कहते हैं, ये तो हम पढ़ चुके हैं। राजा रंजीत सिंह की डेथ हो जाती है 1839 में। आगे क्या होता है इसके बाद? नेक्स्ट राजा कौन है? खड़क सिंह के खड़कने से खड़कती है खिड़की, खिड़कियों के खड़कने से, सुना ना, ये वही खड़क सिंह है, ठीक है, गाने में जो सुना है। आगे नेक्स्ट है, खड़क सिंह ने अपना वजीर किसको बनाया? अपना पीएम बनाया। किसको? नया राजा खड़क सिंह बनता, उसका पीएम कौन है? ध्यानचंद है। ये मेजर ध्यानचंद मत कंसिडर कर लेना आप लोग। ध्यानचंद एक बहुत ही बोलबाज व्यक्ति है, मतलब ज्यादा बातें करने वाला। अगले ही वर्ष 1840 में खड़क सिंह की हत्या कर दी। किसने? ध्यानचंद ने। खेल लिया हॉकी। अगला शासक कौन है भाई? ये जो ध्यानचंद है ये शासक नहीं है, ये तो उसका क्या है? पीएम है। तो नेक्स्ट पीएम कौन बना अब? नौनिहाल बना, ठीक है। इसने भी अपना वजीर किसको बनाया? ध्यानचंद को। क्या पता ध्यानचंद ने इसकी बनने में हेल्प करी होगी। आगे नेक्स्ट, ध्यानचंद ने इसकी भी हत्या कर दी कब? 1800, ठीक है ना। गेम कौन असली खेल रहा है? ध्यानचंद। पहला राजा कौन था? राजा रंजीत सिंह। राजा रंजीत सिंह के मर जाने के बाद कौन राजा बनता है? हाँ, खड़क सिंह। खड़क सिंह किसको पीएम बनाता है? पीएम नहीं बनाता, अपनी मुसीबत अपनी मौत को बना लेता है वो, ठीक है ना। उसका नाम है ध्यानचंद। ध्यानचंद किसको मार देता है? खड़क सिंह को। फिर एक नया राजा आता है, क्या नाम है उसका? हाँ, ननिहाल नहीं, नौनिहाल। हाँ, नैनीहाल कर लो आप लोग, नौनिहाल कर लो, बट ननिहाल मत करना। ननिहाल तो नाना वाला घर होता है, ठीक है ना। तो ये इसकी भी हत्या कर देता है। आगे क्या होता है इसके बाद? अगला राजा आता है कौन? शेर सिंह। अगला राजा शेर सिंह, किंतु शेर सिंह की 1844 में मृत्यु हो जाती है, सेम ईयर में। ये खुद ही अपना नेचुरल डेथ है इसका, है ना। और उसके बाद शेर सिंह का जो बेटा है जिसकी एज बहुत ज्यादा क्या माइनर है, अल्पायु मतलब कम एज वाला, क्या नाम है उसका? दिलीप सिंह राजा बन जाता है। लेकिन दिलीप सिंह तो बहुत छोटा राजा है, बहुत छोटा व्यक्ति है, मतलब एज वाइज बहुत छोटा है, ठीक है ना। और अंग्रेजों ने पंजाब पर अपना अधिकार कर लिया। दो युद्ध लड़े इसके बाद इन लोगों से। दो युद्ध में कौन से थे? पहला एंग्लो पंजाब युद्ध 1845-46, ठीक है। इस युद्ध में अंग्रेज जीतते हैं। और ये जो युद्ध है ये किस ट्रीटी से खत्म होता है? बोरेवाल की संधि के साथ, ठीक है ना। उसका दूसरा होता है अगले ही साल, कंटिन्यू, है ना। ये किसके कारण से होता है? ये लॉर्ड डलहौजी की राज्य हड़प नीति के कारण से होता है। एक ना 1853 में गए, 1853 से पहले के गवर्नर है, क्या नाम है उसका? लॉर्ड। उसने एक नीति बनाई कि जिस राजा रानी की खुद की संतान नहीं होगी उस राज्य को किसमें मिला लिया जाएगा? ब्रिटिश एम्पायर में मिला लिया जाएगा। एक बात। दूसरी बात ये कि यही रीजन नहीं है सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर में मिलाने का, क्योंकि अवध को उन लोगों ने बैड एडमिनिस्ट्रेशन के आधार पर मिला लिया था। अवध का आखिरी राजा कौन है? वाजिद अली शाह। कौन है? कुमरी, कत्थक, ये सब वाजिद अली शाह के इन्वेंटेड है। ये बात मैंने घर में बोल दी तो मेरी धर्मपत्नी को बुरा लग गया, क्योंकि वो कत्थक डांसर है। उसने कहा नहीं, कत्थक किसी भी राजा के दरबार में नहीं गाया गया, कत्थक मंदिरों से शुरू हुआ, ये वो। उसने कत्थक की अलग हिस्ट्री शुरू कर दी। हमें उतना कत्थक में डीप में जाना नहीं, क्योंकि हमारा सवाल वहां से आएगा नहीं। हमें तो सिलेबस के हिसाब से चलना है। मैं कहीं भी रहता हूँ ना, घर में भी रहता हूँ, तो सिलेबस के हिसाब से चलता हूँ। मैं बहस उतनी करता हूँ जितना हमारे सिलेबस में, उससे बियॉन्ड हमारा कोई लेना देना। उसका ये कहना था कि जो कत्थक है ना वो टेम्पल्स में ना भगवान को, मैंने कहा ना भक्ति के कई तरीके होते हैं, है ना। उसमें से एक म्यूजिक भी उसमें से एक तरीका है। म्यूजिक की बड़ा इजी मेथड है भक्ति को प्राप्त करने का। इसलिए मैंने बताया था कि हर कल्चर में जहां भी आप जाओ, आप गुरुद्वारे जाओ, आप चर्च जाओ, आप मंदिर जाओ, आप मस्जिद जाओ, मस्जिद में वैसा नहीं होता बट सूफी म्यूजिक होता है, ठीक है ना। इन सभी जगह पे म्यूजिक है, लेना देना है म्यूजिक का। म्यूजिक से काम आसान हो जाता है। मान के चलो किसी को अगरबत्ती नहीं दिखाना पूजा पाठ नहीं, लेकिन वो सुबह सुबह हनुमान चालीसा लगा तो ध्यान तो उधर ही जा रहा है ना, ठीक है। वो चीज है। आगे की बात करें, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? तो दूसरा एंग्लो मैसूर डलहौजी। और मैंने कहा डलहौजी की सिर्फ राज्य हड़प नीति नहीं, डलहौजी इस बेसिस पे भी इनका राज्य ले सकता है कि अपने राज्य का मैनेजमेंट अच्छे से। तो अवध को इसी बेसिस पे लिया गया, लेकिन जो सतारा है, जो झांसी है, इन सबको इस बेसिस पे लिया गया कि इनकी खुद की राजाओं की खुद की संतानें नहीं थी। झांसी में ऐसा ही था कुछ कुछ, ठीक है।
नेक्स्ट की बात करते हैं। कभी और बताऊंगा कि झांसी की रानी ने वो जो जिस बच्चे को बांधा था वो कौन था और उसका हुआ क्या बाद में। बांधा था ना, फोटो देखिए ना, खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी, उनको तो मरना ही था। समझ लो, ऐसा कोई सीन हुआ नहीं था। समझ लो, ये तो एक बना दिया है। और ये मैंने कहा ना, हिस्ट्री को अगर आप कविताओं से पढ़ोगे, ये बात तो हम चर्चा कर चुके हैं कि अगर आप फिल्मों को कविताओं से, लिटरेचर से उठा के बनाओगे हिस्ट्री को, तो उसको हिस्ट्री को देख आपको खून खौलेगा। ठीक है ना, ये चीज है। ऐसा कुछ नहीं समझा कि लड़का बांधा और लड़ रही थी, एक हाथ से घोड़ा चल रहा है, ऐसा कुछ नहीं था। आगे की बात करें, डलहौजी ने पंजाब पे अधिकार कर लिया और जिस व्यक्ति ने अधिकार किया गया उसका नाम था नेपियर, चार्ल्स नेपियर, मतलब लड़े जाकर के उसको कैप्चर कर लिया। आगे नेक्स्ट, इसके बाद कौन आता है? बंगाल का फाउंडर कौन है पता है आपको? हल्के में मत लेना इस आदमी को, ठीक है ना, हल्के में मत लेना। ये बंगाल का फाउंडर है। क्या नाम है इसका? मुर्शीद कुली खां। क्या नाम है इसका? कोई पूछे कि बंगाल का फाउंडर कौन है, तो यही बेस्ट फोटो मिली इसकी, तो मैं क्या करूं। ठीक है ना, इसकी प्रोफाइल डीपी यही थी व्हाट्सएप की। नेक्स्ट, इन्होंने अपनी राजधानी क्या बनाई? अपने नाम पे ही बना दी। और ये जो मुर्शिदाबाद है ये बंगाल में ही था। कहाँ पे था ये? पहले बांग्लादेश जैसी चीज तो एग्जिस्ट करती नहीं थी। वो सारा इलाका किस में था? तो एरिया काफी बड़ा था और एरिया काफी फर्टाइल भी था, क्योंकि वो गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा वाला इलाका था, है ना। तो अंग्रेजों को वहां से ज्यादा टैक्स कलेक्शन की बात होती है। अब इसकी स्टोरी पढ़ते हैं। इसकी डेथ हो जाती है 1700। कोई पूछे कि बंगाल का फाउंडर कौन है? मुर्शीद कुली। नाम में कुली लगा बट कुली वाले काम नहीं थे इसके, राजा था ये। ठीक है ना। और ये कब राजा बनता है? ये राजा तो बनता ही बनता है, बाद में इसकी डेथ कब हो जाती है? 1700। ठीक है ना, राजा 1700 के आसपास समथिंग ऐसा बनता है ये। अब देखो, हमने पढ़ा था 1722 में वो हो गया था, 1724 में ये हो गया, और ये कब हो रहा? 1700। ये सारे के सारे वही 1700 में इसकी डेथ हो जाती है, तो ये भी पहले से तैयार बैठा हुआ होगा, है ना। तो आप खुद सोचो कि ये सारे सारे के सारे का एग्जिट, मुगलों से फ्री होने का टाइम पीरियड लगभग सबका एक जैसा ही नजर आ रहा है। आगे नेक्स्ट, इसके बाद क्या आता है? इसके बाद सुजाउद्दीन अगला शासक बना, लेकिन 1739 में इसकी भी डेथ हो जाती है। तो कोई पूछे आपसे कि बंगाल का फाउंडर कौन है, तो आप कहोगे मुर्शीद कुली, मुर्शीद कुली खां, मुर्शीद कुली खान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट राजा कौन है? सुजाउद्दीन। नेक्स्ट राजा कौन है? सुजाउद्दीन है, सुजाउद्दीन है। बंगाल का नेक्स्ट राजा कौन है? सुजाउद्दीन। ठीक है ना। अगले की बात करते हैं नेक्स्ट। इसके बाद अगला नवाब आता है अली वर्दी खान। बंगाल का अगला राजा कौन आता है? अली वर्दी खान। ठीक है, यहां तक भी कोई कलेश नहीं चल रहा। अच्छा, अली वर्दी खां का जो 1756 में इसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, अगला नेक्स्ट क्या है? इसके बाद अगला शासक कौन है? सिराजू दौला। अगला शासक कौन है? सिराजू दौला। तो चौथा नंबर पे आता था सिराजू दौला। उसके बाद नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद सिराजू दौला अपने ही परिवार से, ये जो बंदा है ना सिराजुद्दौला, यहां से दिक्कतें शुरू हो जाती हैं अंग्रेजों की। और इसकी, ये जो सिराजुद्दौला है, इसके ग्रह नक्षत्र इतने खराब हैं कि इसकी वाइफ का नाम है घसीटी बेगम। क्या नाम इसकी वाइफ का? और इसकी बेगम इसको इतना घसीट रही है कि इसको राहत ही नहीं मिल पा रही है। तो ये एक तो अपनी वाइफ से मतलब पारिवारिक कलेश से दुखी है। दूसरा दुखी है ये अपने नेबरहुड स्टेट से, मतलब पड़ोसी राज्यों से। ठीक है ना, तो दो लोगों से दुखी है। इसका फायदा उठा करके अंग्रेज जो हैं एक ना, एक किले का निर्माण करते हैं, फोर्ट विलियम का। कहाँ पे? कलकत्ता में ही। ठीक है ना। और वो जो किला होता है बेसिकली वो एक फैक्ट्री होता है। और पहले के टाइम पे फैक्ट्री का मतलब वेयर हाउस होता था, जहाँ पे सामानों को रखा जाता था, या तो क्योंकि मैन्युफैक्चरिंग जैसी तो कोई चीज़ थी नहीं उस समय, जैसे ये मैन्युफैक्चर, जैसे शूज़ मैन्युफैक्चर हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई प्लांट लगा हुआ है और धक्का धक धक्का धक शूज़ निकल रहे हैं, ऐसा कोई सीन नहीं था। तो उस समय जो बिजनेस होता था वो बेसिकली इंपोर्ट एक्सपोर्ट के होते थे। इंडिया के जो स्पाइसेस है वो बहुत ज़्यादा कीमती होते थे, उसके बदले हमें सोने मिलता, सोने की चिड़िया इसलिए क्योंकि हमें उसके स्पाइसेस के बदले क्या मिलता था? गोल्ड मिलता था, यूरोप का, एशिया का, कहीं का भी, है ना। और उनको स्पाइसेस चाहिए, मसाले चाहिए, ये सब चीज़ें। आगे की बात करते हैं नेक्स्ट की। तो सिराजुद्दौला अपने ही परिवार में घसीटी बेगम के विवाद में था, साथ ही ये अपने पड़ोसी राज्य राजवल्लभाचार्य से भी विवाद में था इसका कुछ कुछ। तो राजवल्लभाचार्य ने सपोर्ट किया अंग्रेजों को। किसको सपोर्ट किया? और अंग्रेजों ने जो है नया एक वो बना दिया गाइस। ठीक है, अंग्रेजों ने बंगाल में एक किला बनवाया शुरू किया
जिसका नाम था फोर्ट विलियम, है ना, फोर्ट विलियम था, ठीक है ना। अब आगे क्या हुआ, जब अंग्रेजों ने ये किला बनवाया तो किले की सुरक्षा के लिए सिक्योरिटी गार्ड होने चाहिए, जैसे कॉलेज या यूनिवर्सिटी के होते हैं, तो इसने रखे। ये बात अच्छी नहीं लगी किसको, 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 उसको, ये बात किसको अच्छी नहीं लगी, कौन था, अभी कौन राजा है बंगाल का, घसीटी बेगम का हस्बैंड सिराजुद्दौला, कौन था, सिराजुद्दौला को ये बात अच्छी नहीं लगी और उसने फोर्ट विलियम पे क्या कर दिया, अटैक कर दिया, और उसने एक बंद कमरे में 146 लोगों को पैक कर दिया, 146, और उसमें से 23 लोग छोड़ के बाकी सारे मर गए। समझ पा रहे हो, दम घुटने से सबकी क्या होगी, उसमें बच्चे भी थे, उसमें यंग औरतें भी थी, जवान लोग भी थे, कुछ लोग भाग गए तो सेफ भी हो गए, ठीक है ना। ये बात अंग्रेजों को अच्छी नहीं लगी और अंग्रेजों ने फिर अब ये अटैक करने का सोचा। अभी तक तो डिफेंस डिफेंस खेल रहा था, अब अटैक करेंगे, ठीक है। तो अटैक में क्या सोचा, अब ध्यान से सुनना। तो सिराजुद्दौला ने अचानक किले पे हमला कर दिया और वहां पे 146 लोगों को पकड़ करके, ठीक है ना, वहां पे स्थान पर एक छोटे से कमरे में बंद कर दिया, और जहां पे 123 लोगों को डेथ हो गई और 23 लोग बच गए। उस 23 में से गई एक ऐसा बंदा था जिसने ये बातों का जिक्र किया है किताब में, ठीक है ना। इस घटना को काल कोठरी यानी कि ब्लैक होल की घटना के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अंग्रेज इस बात को नहीं मानते वैसे। आगे, इस घटना की जानकारी इतिहास हॉर्नबिल देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि वो उन 146 लोगों में से सरवाइव कर गए थे, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करें, सिराजुद्दौला को हराने के लिए मद्रास का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव, कौन नाम, क्या नाम है गवर्नर का, ये बहुत ही काबिल बंदा था, इसको बंगाल आया और इसने अटैक किया किसके अगेंस्ट, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट। किसके अगेंस्ट अटैक किया, सिराजुद्दौला के अगेंस्ट, ठीक है ना। सबसे पहले बंगाल का नवाब हमने किसके बारे में पढ़ा था भाई, मुर्शीद कुली, हाँ, पहला नवाब कौन था भाई, मुर्शीद कुली खां था। दूसरा नवाब कौन था, हाँ, खड़क सिंह नहीं था, वो तो पंजाब का था, वो तो पंजाब का था ना भाई, खड़क सिंह तो, वो तो गया, उसका पीएम था ध्यानचंद, वो तो गया। दूसरा कौन था, बड़ी जल्दी भूल गए आप लोग यार, क्या नाम था, सुजाउद्दीन, क्या नाम था इसका, भाई नाम याद रखा करो यार, बहुत गलत बात है, आप लोग ऐसे बैठे हो, सत्यनारायण की कथा हो रही है। तीसरे नंबर पे कौन था आपका, अली वर्दी खां था। कौन था तीसरे नंबर पे, अली वर्दी खां था, अली वर्दी खान था। ये नेचुरल डेथ लड़ रहे थे, इनकी किसी से कोई लड़ाई नहीं था। उसके बाद नेक्स्ट कौन था भाई, सिराजुद्दौला। नेक्स्ट कौन है, सिराजुद्दौला, सिराजुद्दौला। अब ध्यान से सुनना गाइस, सिराजुद्दौला की लड़ाई होती है किससे, एक तरफ सिराजुद्दौला है, कौन है, सिराजुद्दौला, और एक तरफ है रॉबर्ट क्लाइव, कौन है, रॉबर्ट क्लाइव। ध्यान से सुनते जाना आप लोग। और सिराजुद्दौला जो है ना पावरफुल राजा है, ठीक है, अपने अपनी बेगम से दुखी है, बेगम का क्या नाम है, घसीटी बेगम, और उसके पड़ोसी का नाम था राज वल्लभाचार्य। खैर कोई बात नहीं। अच्छा, सिराजुद्दौला का गाइस एक मेन मंत्री है जिसका नाम है मीर कासिम। क्या नाम है, मीर कासिम नाम है या मीर जाफर नाम है इसका, इसका नाम है, इसका सिराजुद्दौला का जो मेन बंदा है उसका नाम है मीर जाफर। मीर जाफर, क्या नाम है इसका, मीर जाफर। तो अंग्रेजों ने ना कहा कि यार इसको हराना तो मुश्किल है, एक काम करते हैं इसको मिला लेते हैं अपनी टीम में। किसको, तो अंग्रेजों ने इसको ऑफर दिया। क्या, ये तो पता ही आपको, ये तो इतिहास में ऐसा कुछ सीन हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि भाई तुझको राजा बना देंगे, काम हमारी टीम में आ जा। तो मीर जाफर जो है वो उठ करके किसकी टीम में चला जाता है, रॉबर्ट क्लाइव की, अंग्रेजों की टीम में चला। अब आपको मैंने बताया कि अगर युद्ध के एक दिन पहले व्यक्ति चला जाए, सेनापति चला जाए, तो सिर्फ सेनापति नहीं जाता है, प्लानिंग भी चली जाती है, तो इसका हारना तो तय है। लेकिन आपको पता है जिस दिन युद्ध होना था ना उसके ठीक एक दिन पहले इसको वापस लगता है यार मैंने फिर गलत किया है, ये सोचता मैं वापस जा रहा हूँ, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, मैं वहीं रहूंगा। इसके मन में गिल्ट चल रहा है, इसके मन में, मीर जाफर के। तो जब तक ये जाता है ना और अंग्रेज सोचते कि ये जाएगा वापस, उससे पहले ही इसका काम तमाम कर देते हैं। किसका, इधर पहुंचे पहुंचे उसका रिचार्ज खत्म हो जाता है, ठीक है। अब ये सोचे कि क्या करूं, तो उसने कहा, अब अंग्रेज क्या करते हैं ना, इसी को राजा बनाते हैं, एज एज दे हैव प्रॉमिस्ड। वो किसको राजा बनाते हैं, तो नया राजा कौन बन जाता है, मीर जाफर।
किसके एहसान तले राजा बनाए मीर जाफर? रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों के एहसान तले। तो अब एहसान उतारो फिर अब। इसलिए जीवन में किसी का एहसान, है ना, बुरा वक्त आएगा तो झेल लेंगे, लेकिन एहसान लेने से बचना चाहिए, ठीक है, क्योंकि एहसान उतारना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब अंग्रेज कह रहे भाई चल पैसे ला, ठीक है ना, वो रोज उससे पैसे ले रहा है, रोज उसको हरास कर रहा है, वो दुखी हो बेचारा। कौन? मीर जाफर दुखी हो गया, परेशान हो गया वो, ठीक है। और इसकी वजह से क्या होता है आगे देखो अब आप लोग। इस युद्ध में सिराजुद्दौला मीर जाफर के कहने पर युद्ध से पहले ही लौट जाता है, मतलब सिराजुद्दौला ने कहा कि भाई वापस आ जा, वो जाता है, उससे पहले ही जो है ना उसकी हत्या कर दी जाती है। किसकी? सिराजुद्दौला की, है ना। और मीर जाफर जो है चुपचाप अंग्रेजों का साथ देता रहता है, और अंग्रेज जो है वो, मतलब सिराजुद्दौला ने मीर जाफर को ऑफर दिया, और मीर जाफर सोच रहा कि वापस चला जाता हूँ किसको हेल्प करने, लेकिन तब तक सिराजुद्दौला, अब वो सोच रहा है यार रहना दो, प्लान चेंज कर देते हैं, क्योंकि अब जाएगा तो अंग्रेज तो उसको, मतलब ये बात अंग्रेजों को खबर नहीं है इस बात का कि ये बंदा तो जाने की सोच रहा वापस। अगर ऐसा होता तो अंग्रेज तो फिर उसको राजा नहीं बनाते ना, वो चीज है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अच्छा, पहले से जो शर्त इनके बीच में तय थी उसके हिसाब से मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बना दिया जाता है। अंग्रेजों ने मीर जाफर से धन लेना शुरू किया, पैसे लेना शुरू किया। जाफर ने भी उन्हें अत्यधिक धन दिया, लेकिन जब धन समाप्त हो गया, पैसा खत्म हो गया, तो मीर जाफर धन देने से कतराने लगा, बचने लगा। आगे क्या होता है, इसी कारण से अब अंग्रेजों को लगा भाई हमारे पैसे नहीं दे रहा है और हमें कर रहा है दिक्कत, एक काम करते हैं इसको अब हटा देते हैं यहाँ से। तो अंग्रेजों ने मीर जाफर को वहां से हटा दिया, बंगाल के नवाब की गद्दी से हटा दिया, ठीक है ना। तो बंगाल के नवाब से हटा दिया और किसको राजा बना दिया? मीर कासिम को राजा बना दिया। अब पैसे किससे मांगेंगे, क्योंकि एहसान किस पे किया है। अब मीर कासिम लेकिन और तेज है, वो राजधानी जो मुर्शिदाबाद बनाई थी किसने? मुर्शीद कुली खान ने, वो शिफ्ट करके बिहार मुंगेर ले जाता है। कौन? मीर कासिम। तो अंग्रेज कह रहे ये तो और तेज चल रहा है, इससे बढ़िया तो हमारा मीर जाफर ही था, कम से कम पैसे नहीं देता था, इतना ड्रामे तो नहीं करता था। क्योंकि ये जो बंदा है नया नया नवाब कौन बन जाता है इसके बाद? मीर कासिम। तो मीर कासिम जब नवाब बन जाता है ना, मीर जाफर के बाद नया नवाब कौन बनता है? मीर कासिम। मीर कासिम क्या करता है कि भाई जो कैपिटल है वो मुर्शिदाबाद से मुंगेर ले जाता है, और साथ में ले जाता है आर्टिलरी फैक्ट्रीज, मतलब तोप बनाने के जो फैक्ट्रियां हैं, गन्स बनाने की जो फैक्ट्रियां, हथियार बनाने की जो फैक्ट्रियां हैं, उसको भी शिफ्ट कराते हो, क्योंकि उसको पता है कि भविष्य में कभी ना कभी लड़ाई। तो ये जो मीर कासिम है, अब ये जाफर के बाद कासिम, है ना, तो ये ज्यादा सोच रहा है, तो कह रहा है भाई इससे बढ़िया इसको हटाओ, वापस हटाओ, हम वापस से उसको बनाएंगे। किसको? वापस से किसको राजा बनाते हैं वो लोग, ठीक है ना, अपने हाथ में किसी को भी बना दो। अब जितनी बातें मैंने आपको पढ़ाई ना वो पहले इसको दिखा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो गाइस जब इन्होंने मीर जाफर को हटा के वापस से मीर कासिम को राजा बना दिया, ठीक है, तो इसके बाद से ना बंगाल में ना क्रांति वाली जो है ना वो चीजें दिखने लग जाती है। इसी बीच में ना गाइस एक ना दशक प्रणाली भी, एक दशक सिस्टम भी शुरू होता है। दशक एक प्रकार का शाही फरमान होता था, जिस अंग्रेज के पास दशक होता था उसे बंगाल के क्षेत्र में कर में क्या मिलता था? छूट मिलता था। तो ये फरमान जारी करने का जो ऑर्डर है ना, ये बेसिकली मुगल कर सकते थे, क्योंकि बंगाल ऑफिशियली ऑन डॉक्यूमेंट्स मुगलों के पास था, ठीक है ना। भले ही किसी ने किसी को फ्री कर लिया हो, मेरे पास 2 घर थे, एक घर मैंने इनको रहने के लिए दिया किराए पे, इन्होंने कहा ये तो मेरा है, तो डॉक्यूमेंट तो लेकिन मेरे पास है, वो चीज है। तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट किसके पास होते थे? मुगलों के पास। तो मुगलों ने इनको फ्री किया था, टैक्स फ्री किया था। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। अंग्रेजों ने इसी दस्तक प्रणाली का दुरुपयोग किया, जिसके कारण से मीर कासिम ने दस्तक प्रणाली को भी समाप्त कर दिया। इसी कारण से अंग्रेज मीर कासिम का विरोध करने लग जाते हैं, और मीर कासिम की जगह, और मीर कासिम ने एक और काम किया कि अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से कहां ले गया? वो मुंगेर। और जो गोले बारूद का कारखाना उसको भी वो कहां ले गया? इस बात से अंग्रेज और खफा हो गए और नाराज हो गए। आगे क्या होता है, अंग्रेजों को मीर कासिम की यह नीति पसंद नहीं आई, और उन्होंने मीर कासिम को हटाकर वापस से किसको राजा बना दिया? तो पहले मीर जाफर था, फिर मीर कासिम था, फिर वापस से मीर जाफर आ गया। अब इसके बाद अब गद्दी से कौन हटा है? कि जाफर? कासिम हटा है पक्का। तो बुरा किसको लगेगा? जाफर को? कासिम को लगेगा। अब कासिम ये कहता है कि भाई अब इससे लड़ाई लड़नी पड़ेगी। कासिम अकेले लड़ाई लड़ेगा कैसे? तो वो जाता है अवध के नवाब के पास और मुगल बादशाह के पास, कहते भाई तीनों मिलके मारते हैं इनके, ठीक है ना, तीनों मिलके मारने का प्लानिंग बनाते हैं। बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध। तो ये जो बक्सर का युद्ध है गाइस,
बक्सर का युद्ध लड़ाई लड़ते हैं, है ना। इसमें क्या क्या होता है, इसमें ध्यान से सुना। कब होता है बैटल ऑफ बक्सर? 1764 में गए। 1700, बक्सर एक जगह है बिहार में, तो वहां पे होता है। इसमें एक तरफ तो मीर कासिम है, मीर जाफर है। मीर कासिम है, कौन है? जो कि बंगाल का हटाया गया राजा है। दूसरा मैंने बोला कि अवध का नवाब कौन? सुजाउदौला। अवध का नवाब कौन है? सुजाउदौला। ये अवध मतलब कि यूपी का नवाब है। और मुगल बादशाह कौन है? शाह आलम। शाह आलम सेकंड, शाह आलम। और इसकी अंग्रेजों की तरफ से गाइस कौन है? हेक्टर मुनरो है शायद, आई थिंक। अंग्रेजों की तरफ से कौन है? हेक्टर मुनरो है। और आपको पता है कि ये तीनों मिलकर भी हार जाते हैं। बेइज्जती की बात तो यहाँ ये है कि तीनों मिलकर भी हार जाते हैं। अब तो अब डबल पड़ेगी अब तो, ठीक है ना। तो अब इसके बाद होती है इलाहाबाद की संधि, आई थिंक शायद। क्या होती है इसके बाद? पहले पढ़ ले एक बार, देखो सुनो। बंगाल का जो नवाब हटाया गया था, कौन सा नवाब? मीर कासिम। अब वहां से वो सुजाउदौला और दिल्ली के मुगल बादशाह शाह आलम के साथ मिलकर के अटैक करता है अंग्रेजों पे। और इसको तिलगुट सेना, क्योंकि इसमें तीन लोग हैं तो तिलगुट सेना बोलेंगे इसको, ऐसा कुछ करता है वो। तिलगुट सेना का सामना बिहार के बक्सर में अंग्रेजों के साथ होता है, इनकी लड़ाइयां होती हैं। और इसमें हेक्टर मुंडो अंग्रेजों की तरफ से कौन है? और जीत कौन जाते हैं? हेक्टर मुंडो जीत जाता है, अंग्रेज जीत जाते हैं। कौन से युद्ध में? कब होता है? 64 में। चलो कोई बात नहीं, आगे बढ़ते हैं। इसके बाद क्या होता है गाइस? अंग्रेज जीत गए। इसके बाद क्या होगा कि वो जो अंग्रेज, अच्छा गाइस इसमें एक बात बताओ, ये जो बंदा था बंगाल का नवाब, क्या नाम था उसका? कासिम। इसके बाद तो कुछ हारने के लिए था ही नहीं, फंसा कौन? अवध का नवाब फंसा और मुगल बादशाह फंसा, क्योंकि ये तो ऑलरेडी हारा ही पड़ा था। इसके बाद हारने के लिए कुछ था ही नहीं ना, ठीक है ना। तो ये वो तो निकल गया चुपचाप से, साइड में हो गया वो तो, ठीक है। इसमें लपेटा कौन गया? अवध का नवाब। और जमीनें किसकी छीनी गई? अवध के नवाब की और मुगल बादशाह की। वो कहता भाई सही फंसा दिया तुमने, ठीक है ना। तो अंग्रेजों ने शाह आलम सेकंड, ये जो मुगल एम्पायर था, के साथ कौन सी संधि करी? इलाहाबाद की संधि करी, ठीक है ना। इसमें उन्होंने कहा कि भाई मैंने सुना है कि मुगलों के पास पूरा हिंदुस्तान था, तो एक काम करो, मुझे बंगाल, उड़ीसा, बिहार, इन सभी इलाकों में फ्री बिजनेस का, फ्री टैक्स, टैक्स फ्री बिजनेस चाहिए, कोई टैक्स नहीं देंगे हम लोग, साइन करो। साइन करा और सब कुछ मौज ही मौज हो गई, ठीक है ना। एक चीज कराया। आगे करते हैं। इस संधि के बाद शाह आलम ने बिहार, बंगाल, उड़ीसा की दीवानी जो है वो टैक्स जो है वो अंग्रेजों को सौंप दिया। टैक्स कलेक्शन का काम भी किसका हो गया अब? अंग्रेजी टैक्स ले, मतलब अब अंग्रेजों के पावर पावर है कि वो फ्रांसीसियों को बुलाऊं, अच्छा फैक्ट्री फैक्ट्री खोल लो, और टैक्स किसको देना अब? अगर मुगल बादशाह को टैक्स देने की जरूरत नहीं है। टैक्स इनकम का सोर्स इन्होंने क्रिएट किया अपना, अदर देन बिजनेस। जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर रहा था वो तो था ही था। आगे आगे की बात करते हैं। इस समय कंपनी का गवर्नर कौन चल रहा था? रॉबर्ट क्लाइव चल रहा था। आगे नेक्स्ट। रॉबर्ट क्लाइव को भारत का द्वैध शासन का जनक कहते हैं। द्वैध शासन को क्या कहते हैं? डायरार्की कहते हैं या ड्यूअल गवर्नमेंट कहते हैं? द्वैध शासन का मतलब क्या होता है? दो हिस्सों में। बंगाल का नवाब तो कोई और है, लेकिन देखो दो बातें हैं, ध्यान से सुनना आप लोग। डायरार्की मतलब क्या होता है? दोहरी व्यवस्था। जैसे कि बंगाल का अच्छा इस समय बंगाल का राजा है कौन बाय द वे? कासिम या जाफर? वो डील कर रहे हैं अपना। बंगाल का नवाब वो है, और एक तरफ है आपका अंग्रेज। सारा टैक्स कलेक्शन का काम अंग्रेजों ने ले रखा है। और रोड बनवानी तो वो कहते हैं जाफर भाई बनवा दो, आप रोड बनवा दो। तो जाफर कहाँ से बनवाएगा? उसके तो पैसे ही नहीं है। डायरेक्टली समझते आप लोग, एक देश को चलाने के लिए दो व्यवस्थाएं हैं, यहाँ भी है, देश में भी है हमारे। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट में अलग सरकार होती है, सेंट्रल में, तो डायरेक्टली का ही एग्जाम्पल है ये। जैसे कि अभी तो फिलहाल बाय डिफॉल्ट दिल्ली में बीजेपी है और सेंटर में भी, लेकिन कुछ टाइम पहले यहाँ पे आम आदमी पार्टी थी और सेंटर में, तो डिफरेंस दिख रहा होगा आपको, वो चीज़ है, ठीक है। ये कीजिए, आगे की बात करते हैं। बंगाल का अंतिम नवाब है गाइस मुबारक शाह। बंगाल का अंतिम नवाब कौन है? मुबारक शाह, ठीक है। और इसके बाद बंगाल पर अंग्रेजों का पूरी तरह से अधिकार हो जाता है, मामला खत्म हो जाता है। तो एक बार मुझे बता दो आप लोग कि बंगाल का फाउंडर कौन है? बंगाल का पहला बंदा कौन है? मुर्शीद कुली खां। कौन है? मुर्शीद कुली खां। कोई पूछेगा तो बता ही दोगे आप लोग, ठीक है ना। उसके बाद दूसरा बंदा कौन है? हाँ, नहीं बताओगे? साजिद खान? सुजाउद्दौला? नहीं।
सुजाउद्दीन, सुजाउद्दीन। नेक्स्ट तीसरा कौन है? तीसरा कौन है बंगाल का नवाब? अली वर्दी खान। कौन है? अली वर्दी। इसकी वर्दी पहनना पसंद है, ये इंडिपेंडेंस डे पे पुलिस वाली ड्रेस पहन के स्कूल जाता था और यहाँ पे पिस्तौल रखता था जैसे बच्चे रखते हैं। ठीक है, अली वर्दी के बाद नेक्स्ट कौन आता है इसमें? अली वर्दी के बाद नेक्स्ट आता है आपका सिराजुद्दौला। कौन आता है? सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला के बाद कौन आता है? मीर जाफर। फिर आता है मीर कासिम। फिर आता है मीर जाफर। ठीक है, 5, 6 और 7। उसके बाद मीर कासिम जो है वो लड़ाई लड़ता है इन सबसे, है ना, बैटल ऑफ बक्सर। ठीक है ना। और 1760 अंग्रेजों की तरफ से कौन है? हेक्टर मुनरो। हेक्टर मुनरो कौन है? उस समय गवर्नर कौन है? रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव वाज जस्ट अ एलडीसी हु ज्वाइंड ईस्ट इंडिया कंपनी। ठीक है ना। जैसे कि आप अपनी काबिलियत के दम पे गवर्नर बना था वो कौन? रॉबर्ट क्लाइव। उसने ईस्ट इंडिया कंपनी को एज ए क्लर्क ज्वाइन किया था। सोचो, एज ए क्लर्क ज्वाइन करके वो अपनी काबिलियत के दम पे क्या बन गया? गवर्नर ऑफ दैट कंपनी। ठीक है ना। तो ये अगर संस्था अच्छी है तो प्रमोशन अच्छा मिलता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, ये चीज है। आगे की बात करें। अच्छा, इनकी तरफ से कौन था? 3 लोग थे, बंगाल का नवाब, अवध का नवाब और मुगल बादशाह। मुगल बादशाह कौन? शाह आलम सेकंड। और अवध का कौन है? अवध का नवाब कौन है? बंगाल का कौन है? कासिम है ना। अवध का कौन था? अवध का सुजाउद्दौला था। कौन था? तो शाह आलम था, सुजाउद्दौला था, और कौन था? कासिम था। ये तीनों हार जाते हैं। ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद की संधि। क्या होता है उसमें? पार्टी करते हैं, रोल्स लेके आते हैं, फ्रेंच फ्राइज। क्या करते हैं? टैक्स लगा। टैक्स कहाँ का टैक्स है? महाराष्ट्र का, कर्नाटक का और चेन्नई का। कहाँ का? उड़ीसा का। ठीक है। टैक्स कलेक्शन का काम किसको दे दिया जाता है ना। उसके बाद आगे क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव बंगाल में डायरकी सिस्टम यानी कि ड्यूल गवर्नमेंट सिस्टम लगाता है। ठीक है। और आखिरी नवाब हमने पढ़ा था बंगाल का, वो कौन है? ठीक है ना। अगला आखिरी नवाब कौन है? मुबारक शाह। बीच में और भी नवाब आए होंगे जिनको हटाया गया होगा। ठीक है ना। लास्ट कौन है? मुबारक शाह को हम मुबारकबाद देते हुए बंगाल को यहीं पे खत्म करते हैं। ठीक है ना। ये बंगाल का आपने को ने पढ़ा। तो गाइस ध्यान से सुनना आप लोग कि मुगल एम्पायर, हमने ये पढ़ा कि मुगलों में टोटल कितने राजा थे? 6 प्लस यानी 18 राजा थे। और 18 राजाओं के इस शासन के बाद उनका कैप्चर पूरे के पूरे लगभग इंडिया पे था। जब ये राजा कमजोर होने लग जाते हैं, ठीक है ना, जब ये राजा कमजोर होने लग जाते हैं तो जो छोटे छोटे जो राज्य हैं या अलग अलग राज्य जो हैं वो अपने आप को फ्री कर देते हैं। अवध फ्री हो जाता है, हैदराबाद फ्री हो जाता है। ऐसे बहुत सारे राजा हैं, बहुत सारे हैं, हमने बहुत कुछ पढ़ा है पीछे। ठीक है ना। तो अवध फ्री हो जाता है, हैदराबाद फ्री हो जाता है, बंगाल फ्री हो जाता है। बंगाल ऑलरेडी फ्री की कंडीशन में चल रहा है। इसके अलावा और क्या था आपका? पंजाब वगैरह ये सब कुछ इंडिपेंडेंट है आपका। ठीक है, ये सारी चीजें होती हैं। उसका हमने इन सबको निपटाया। अब आगे बढ़ते हैं आगे की तरफ। अब आगे क्या करता है? तो अब आगे अब हम पढ़ने वाले गए, मराठा पढ़ चुके हैं ना शायद हम तो। शुरू करें? आओ थोड़ा बहुत बताता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में इसको प्रॉपर तरीके से खत्म करेंगे। ज़्यादा लंबा नहीं है, इसको जल्दी खत्म करके ये हमारा मॉडर्न इंडिया जल्दी खत्म हो जाएगा। इसके बाद ध्यान से सुनना आप लोग। इस ये ग्लोब आपको दिख रहा है, मान के चलो ये क्या है वर्ल्ड का। चलो मैं ड्रॉ भी कर देता हूँ। मान के चलो ये यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है। सपोज करो ये कौन सा कॉन्टिनेंट है हमारा?
अफ्रीका ये इंडिया मान लेते हैं, ये एशिया, ये यूरोप कॉन्टिनेंट मान लो, यहाँ पे श्रीलंका, मेडागास्कर, ठीक है ना, यहाँ पे मान लो कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया वगैरह, यहाँ पे ये सब चिली विली जो मानना मान लो, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना गाइस, इसको अगर हम दो हिस्सों में बांटे ना, तो ये हमारा ईस्ट है और ये क्या हमारा वेस्ट है। आपको पता ना यूरोप में जो है ना औद्योगिक क्रांति हुई थी, और इसके कारण से वहां पे बहुत सारी कंपनियां जो है ना बाहर की तरफ बन के शिफ्ट हुई थी आगे की तरफ। तो इसमें जो सबसे पहले जो भारत पे आए जो लोग, ठीक है, सबसे पहले जो व्यक्ति आए, ठीक है ना, वो कौन आए? पोर्तुगीज। कौन आए? पोर्तुगीज या पुर्तगाली जिसको कहते हैं। भारत में सबसे पहले कौन आए? पुर्तगाली आए, ठीक है ना। और पुर्तगालियों में भी जो उनका गवर्नर था, जो भारत का गवर्नर बना नहीं था, बाद में ये मतलब उसको गवर्नर डिक्लेयर किया गया, उसका नाम आ गया। रुक जाओ अभी 2 मिनट। ये क्या चलोगे? तो गैस मैं आपको ये कह रहा था कि ये जो हमारा यूरोप महाद्वीप है, इसमें पुर्तगाल कहीं बता सकते हो अंदाजे पे किस तरह पड़ेगा? नहीं दिखाई? जूम करूं? मैं बताता हूँ, ये रहा पुर्तगाल। कहाँ है? स्पेन के बगल में जस्ट। और यहीं से कुछ लोग जो है ना, इसके किनारे 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 यहाँ से भारत की तरफ आते हैं, ठीक है ना। और कभी ज्योग्राफी में हम पढ़ेंगे कि कोई भी जमीन का टुकड़ा जो नीचे से गए शार्प होता है, उसको हम केप कहते हैं। क्या कहते हैं उसको हम लोग? इसलिए इस रास्ते को केप टाउन की, केप ऑफ गुड होप नाम दिए गए हैं। यहाँ पे केप टाउन अगर जूम करूंगा ना, तो शायद मे भी दिख जाए आपको। जूम हो जा भाई, दिख नहीं रहा? दिख रहा है? ये सी का केप का कट गया, ये केप टाउन एक्चुअली साउथ अफ्रीका है, ठीक है ना। तो केप टाउन मतलब कि मैंने कहा ना, किसी भी देखो, जैसे आप ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने ये कहा आपको, मैंने ये कहा गया केप कहते हैं। तो वास्को डिगामा जो भारत आया था, वो कैसे आया था? केप ऑफ, कौन था वो? पुर्तगाली था, ब्रिटिश था? पुर्तगाली था। तो वास्को डिगामा जो भारत आया, वो कौन था? पुर्तगाली था। तो कोई आपसे पूछे कि भारत में सबसे पहले कौन आए, तो सबसे पहले पुर्तगाली आए। कौन आए? सबसे पहले पुर्तगाली आए। कब आए थे भाई? ये 1498 में आए, ठीक है ना। उसके बाद गाइज आपको पता है दूसरे, अच्छा गाइज ये जो मैं लिख रहा हूं, पता है क्या लिख रहा हूं मैं? ये मैं लिख रहा हूं कंपनीज के भारत में आने का टेन्योर। दूसरे नंबर पे जो कंपनी बनी ना, ये फॉर्मेशन लिख रहा हूं, ये कंपनियां बनी है, ये फॉर्मेशन का लिख रहा हूं मैं, आपको आने का नहीं लिख रहा हूं। दूसरे नंबर पे जो कंपनी बनी है गाइज, वो है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया, वो 1600 के आसपास बनी है। तो कितने का डिफरेंस दिख रहा है आपको? 102 साल, मैंने 100 ईयर से ज्यादा। यानी ये पुर्तगीज भारत में आते हैं, बिजनेस करते हैं, वास्को डिगामा 1 करोड़ रुपए लेके आता है, और वो कितने हो जाते हैं? 60। कितने हो जाए? मैं तो जीवन भर कुछ ना करूं, मैं तो गाँव चलते हैं अब, वही जीवन है। समझ रहे हो कितना बढ़िया बिजनेस है? तो जब वो आया, मैंने कहा ना, इसीलिए गोल्ड, वो जो कहते हैं ना भारत सोने की चिड़िया है, सोना यहाँ नहीं, सोना लाने की कैपेसिटी है हमारे अंदर, स्पाइसेस के थ्रू, मसालों के थ्रू, नील की खेती के थ्रू, वो चीजें हैं। तो हमारे स्पाइसेस जो है ना सोने के भाव बिकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं थी, ठीक है ना। तो वास्को डिगामा भारत आता है, वहां पे इसको स्वागत कौन करता है? राजा जमोरिन। कालीकट पहुंचता है वास्को डिगामा, और राजा जमोरिन का स्वागत करता है। उसके बदले जहाज भर के उसको स्पाइसेस देता, मसाले। और आपको पता है साउथ में तो मसाले होते ही हैं, कार्डामन हिल्स वगैरह हैं, हम पढ़ेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है ना। मसालों के लिए 2 जगह फेमस है, साउथ इंडिया और एक आपका वो सेवन सिस्टर्स वाला इलाका जो है ना, या नॉर्थ ईस्ट वाला वो, ठीक है, चाय वगैरह के लिए। वैसे जनरली साउथ इंडिया फेमस है, ठीक है। तीसरे नंबर पर जो कंपनी बनती है वो है डच ईस्ट इंडिया कंपनी।
वो कब बनती है? वो बनती है 1605 में। 1605 नहीं, 1602 के आसपास ऐसे कुछ बनती है, ठीक है ना, मान के चलो 1605 ही मान लेते हैं, ठीक है। तीसरे नंबर, चौथे पे बनती है गाइस आपका डेनिस, उसके बाद बनती है फ्रांसीसी। तो ये जो देख रहे हो ना, पुर्तगाली, ब्रिटिश, डच, डेनिश, फ्रांसीसी, स्वीडिश, ये सारे लोग भारत में आकर के शासन करके जा चुके हैं। लेकिन बदनाम कौन है? अंग्रेज। क्यों बदनाम है? क्योंकि वाकई उन्होंने ज्यादा एरिया उन्होंने कवर किया था, ठीक है। और इन अंग्रेजों ने गाइस इन सबको भगाया भी था यहाँ से। रीजन क्या है? पुर्तगालियों को क्यों नहीं भगाया? क्योंकि इनके रिश्ते थे, है ना। अंग्रेजों के राजकुमार और पुर्तगालियों की राजकुमारी कैथरीन की शादी हुई थी, जो मुंबई दहेज में दी थी, है ना। तो ये कारण थे। तो ये तो इनके रिश्तेदार थे, ससुराल वाले थे, इसलिए कोई लड़ाई का चक्कर नहीं था, ठीक है। ये चीज है। आगे की बात करें गाइस, आपको पता है ये जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये बनी है डच से पहले। लेकिन आपको पता है भारत में डच पहले आए और ब्रिटिशर्स बाद में आए, 1608 के आसपास, ठीक है। तो यही हमें पढ़ना है। ये डेनिस वाले जो है ना 1616 में आए हैं, ये जो आए वो 1667 में आए हैं, ठीक है। ठीक है, तो ध्यान से सुनना आप लोग। हम लोग पढ़ रहे हैं क्या? यूरोपियन कंट्रीज इन इंडिया। बेसिकली भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन, आगमन, ठीक है ना। इसमें मैंने बताया गया कि सबसे पहले कौन आते हैं? सबसे पहले आते हैं पुर्तगाली आते हैं, और पुर्तगाली जो आते हैं वो आते हैं 1400, ठीक है ना। और इनकी कंपनी का नाम है एस्तादो द इंडिया, नाम है इनकी कंपनी का, एस्तादो द इंडिया, ऐसे ही नाम होते हैं इनके। इनके गवर्नर के भी नाम ऐसे ही है, बोला ना आपको मैंने। क्या नाम था इसके पहले गवर्नर का? नाम क्या था? कौन आया था पहले केप ऑफ गुड होप के रास्ते? वास्को डी गामा। तो इनके डी द ये सब इनके बीच नाम के बीच में लगा रहा, तो हम समझ जाएंगे ये पोर्तुगीज हैं, ठीक है ना। तो एस्तादो द इंडिया नाम है इसका, ठीक है ना। उसके बाद दूसरे नंबर पे डच है गई, जो भारत में आते हैं, ठीक है। डच आते हैं 1605 में, ठीक है ना। इसका विरगदे नाम है, इसका विरंगदे या विरगदे नाम है कुछ इसका, ऑस्टल इंडसे कुछ ऐसा नाम है। ये इनकी कंपनीज का नाम है, वैसे इतना इंपॉर्टेंट है नहीं। तीसरे नंबर पे आता है आपका ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये आता है 1608 में गए। इनका लंबा चौड़ा नाम है गवर्नर ऑफ द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू ईस्ट इंडिया, ठीक है ना। तो उसका शॉर्ट में क्या नाम है इसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया। चौथे पे जो आते हैं वो आते हैं कौन? फ्रांसिस आते हैं, फ्रांसिस नहीं सॉरी, डेनिस आते हैं। कौन आते हैं? डेनमार्क से जो आते हैं गाइस 1616 में डेनिस ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनिस ईस्ट इंडिया, सबके सब ईस्ट की तरफ आ रहे हैं, इनकी कंपनियों का नाम क्या है? ईस्ट इंडिया है। पांचवें नंबर पर आते हैं फ्रांसीसी। कौन आते हैं? फ्रांसीसी, ये आते हैं 1667 में। इनका भी नाम है कंपनी द ईस्ट इंडीज ओरिएंटल। लेकिन गाइस इन सभी कंपनियों में एक खास ये है, इन सभी कंपनियों से जो फ्रांसीसी वाले ना ये अलग हैं। क्यों अलग हैं? क्योंकि बाकी जो कंपनियां ऊपर वाली वो वहां के प्राइवेट लोगों ने शुरू की। मतलब कि इंग्लैंड में कुछ लोग मिलकर एक कंपनी बनाते हैं, और उस कंपनी का काम क्या है? भारत में आकर के इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना और यहाँ मौका देख करके फैल जाना, ये काम है। लेकिन वो जो फ्रांसीसी वाली जो कंपनीज है वो वहां के प्राइवेट लोगों ने नहीं, गवर्नमेंट ने बनाया था। मतलब ये जो कंपनी है ये सरकारी है, बाकी सारे समझो। यानी कल को हम लोग प्लानिंग करते हैं, कंपनी बनाते हैं और पाकिस्तान में जाके क्या करना शुरू कर देते हैं, और हमने देखा यार ये तो खुद ही लड़ रहे हैं आपस में, एक काम करो इन्हीं को लपेट दो। सबसे बढ़िया बिजनेस है कि हम यहाँ पर अपना खुद का ही एम्पायर खड़ा कर लेते हैं, इससे बढ़िया क्या बिजनेस होगा। तो हम वहाँ पे मौका देख करके क्या कर लेते हैं। लेकिन हम कौन लोग हैं? हम तो यहाँ के प्राइवेट लोग हैं, सरकारी लोग तो है नहीं। लेकिन फ्रांसीसियों ने, वो जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो वहाँ की सरकार ने बनाई थी। लुइस 14 या इन सब के नाम जो है ना आप लोगों ने सुने होंगे, क्या पता। तो ये जो कंपनी थी ये कैसी थी? सरकारी, यानी कि गवर्नमेंट कंपनी थी। बाकी सारी कैसी थी? प्राइवेट कंपनी थी, ठीक है ना। ये चीज है। पुर्तगाली सबसे लेट आते हैं, सबसे पहले आते हैं गाइस, और सबसे बाद में भी जाते हैं। गोवा को आजाद कराया जाता है 1960
वन में, किससे? पुर्तगालियों से। इसके पीछे भी लंबी चौड़ी कहानी है, ठीक है ना। एक्चुअली 1961 में ना लड़ाई होती है अमेरिका की और रशिया की तगड़ी वाली, उसी बीच में हमने गोवा को फ्री करा लिया। आगे की बात करें तो पुर्तगाली जो आते हैं, इस पुर्तगालियों के बारे में हमें कंटिन्यू करना है। सबसे पहले जो पुर्तगाली आ रहे हैं, तो पुर्तगालियों में जो सबसे पहले नाम है जिस व्यक्ति का जो आया था उसका क्या नाम है? वास्को डी गामा। ये भारत की खोज करता है ना 1498 में। अगर ये ना खोजता तो हम बिना खोजे ही रह जाते 1498 में, है ना। या भारत के रास्ते की खोज करता है ये, रास्ते की, केप ऑफ गुड होप। नया रास्ता क्यों? तुम सुनो मेरी बात ध्यान से। ये कहाँ से आए हैं ये लोग, कौन से महाद्वीप से? यूरोप से। कहाँ से आए हैं? और ऐसा नहीं कि इनके आने से पहले इनको इंडिया के स्पाइसेस के बारे में पता नहीं, इनको पता था, तभी तो ढूंढते हुए आए हैं, ठीक है ना। लेकिन उनको स्पाइसेस देता कौन था? अरब वाले। कौन देता था? बीच में वो ईरान इराक वाले जो लोग थे ना, वो उनको इंडिया से स्पाइसेस लेके किसको देते थे? इनडायरेक्टली जाता था। बट ये चाहते थे कि अब हम खुद ही मीडिएटर को हटा के खुद ही प्रॉफिट कमाएं, तो ये एफर्ट लगाते हैं, जाना शुरू करते हैं, और इसी बहाने वो नए रास्ते की खोज करते हैं, क्योंकि वो रास्ता तो बड़ा खतरनाक है आने जाने के लिए, ठीक है। समुद्र वाला रास्ता थोड़ा सा रिस्की है बट सेफ है, ठीक है, ये चीज है। तो जो आता है ये समुद्री मार्ग के थ्रू आता है ना भाई। किसके थ्रू आता है ये? समुद्री मार्ग के, सी रूट के थ्रू आता है। और उसी रास्ते को हम क्या कहते हैं? केप ऑफ गुड होप। क्या कहते हैं हम उसको? केप ऑफ गुड होप। केप का मतलब मैंने बताया ना, किसी भी जमीन का टुकड़ा जो, आपको पता है भारत नीचे से ऐसा दिखता है, तो भारत का ये वाला जो, इसको गाइस केप कैमेरियन कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? कन्याकुमारी को केप कैमेरियन भी कहा जाता है। ठीक वैसे जैसे अफ्रीका के नीचे वाले रास्ते को केप ऑफ गुड होप कहते हैं, या वहां पे केप टाउन है। और दुनिया में कहीं भी जहां ये सिचुएशन बन रही है वहां पे केप वर्ड जरूर होगा, ठीक है। आगे बढ़ जाए, नेक्स्ट की बात करते हैं। उसके बाद क्या होता है, ध्यान सुना गई। ये जो बंदा आता है, क्या नाम है इसका? वास्को डी गामा, पोर्तुगीज है, ठीक है। इसके दो दो काम है इसके इंडिया में। पहला काम क्या है? पहला काम है इसका व्यापार का प्रचार, व्यापार करना, यानी कि बिजनेस को हैंडल करना। और दूसरा काम है गए धर्म का प्रचार करना। दूसरा काम क्या है? धर्म का प्रचार करना, ठीक है ना, रिलीजन का प्रमोशन। ये रिलीजन का प्रमोशन जो है ना, इनका हथियार होता था। क्यों हथियार होता था? ईस्ट देखो, इन सभी कंपनियों में सबसे ज्यादा कामयाब कौन है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। और आपको पता है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को जब बनाया गया था 1600 में, तो उनको 15 साल का अधिकार दिया गया था। कितने साल का? कि आप 15 साल तक आपकी मोनोपोली है, ब्रिटेन से कोई और कंपनी नहीं जाएगी इंडिया व्यापार करने के लिए, आप ही कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन उनका ये जो मोनोपोली है वो 200 साल तक मेंटेन रहता है। ब्रिटेन से कोई और कंपनी आ ही नहीं रही है, कहीं और से भले आ जाओ, उनको ये भगा दे रहे हैं। कौन? ब्रिटिश। क्यों? क्योंकि ब्रिटेन की कंपनी में वहां के राजाओं का भी पैसा लगा है, जैसे आप पढ़ते हो ना, एलिजाबेथ और इन सब का। और जब बाद में वहां पे जब इलेक्शन आता है, पार्लियामेंट आता है, क्योंकि ब्रिटेन को तो संसद की जननी भी कहते हैं, मदर ऑफ पार्लियामेंट भी कहते हैं। जब वहां पे तो लोग ना सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते हैं कि ये सरकारें जो है ना मिली हुई हैं, तो फिर वहां पे एक विक्टिम कार्ड ये खिलाता है कि भाई ईस्ट इंडिया कंपनी केवल व्यापार नहीं करती है, वो ईसाई धर्म का प्रचार भी कर रही है, वो रिलीजन का प्रचार भी कर रही है। तो जहां पे मैटर रिलीजन का आता है, वो मामला शांत होता है ना। हम लोग शांत है, लेकिन अभी रिलीजन पे 4 बातें बोल दूं किसी भी रिलीजन पे, तो अशांति मन में दौड़नी चालू हो जाएगी, ठीक है ना। किसी भी रिलीजन की बता रहा हूं मैं आपको, ठीक है ना। ये ऐसा मैटर है जो अभी हम सबके विचार अलग अलग हों, लेकिन अभी अगर हमारा रिलीजन एक है ना, और ऐसी बातें हो जाए, कोई बाहर से हम उंगली उठाए, रिलीजन वैसे भी गाइस ग्रो तब करता है जब उसको सुप्रेस किया जाए। क्या किया जाए उसको? आज इनको कहता हूं कि भाई ये पहनना बंद करो ये सब, तो ये इसी से क्या होगा, ये ग्रो करना। जिस काम के लिए आपको मना किया जाए वो आप काम और बढ़ चढ़ कर करोगे। तो हिंदुइज्म ग्रो हुआ औरंगजेब के टाइम पे, क्योंकि औरंगजेब ने उसको सुप्रेस करने की कोशिश। ठीक उसी तरीके से जैसे मुस्लिम धर्म ग्रो हुआ, क्योंकि उसको करबला के युद्ध में सुप्रेस करने की कोशिश की गई थी, ठीक है ना। ये कहानी है। तो जिसको आप दबाओगे वो ग्रो करेगा ही और करेगा और उठेगा उठेगा, ठीक है ना, वो चीज है। तो लोग इसके लिए बहुत सारी विकृत प्रकृतियों का यूज करते हैं, उसमें एक शिक्षा भी है, ठीक है। आगे आ जाओ चलो। तो गाइस वास्को डिगामा जो है व्यापार करने के पर्पज से और किसके पर्पज से? रिलीजन के प्रमोशन से आता है। और ये जो आता है कब आता है भारत में? 1498 में आता है। और उस समय जो कालीकट आता है, कहां पे आता है ये? कालीकट आता है, कालीकट आता है। और कालीकट का राजा है, उसका नाम है राजा जमोरिन। क्या नाम है उसका?
राजा जमोरी नाम है। वो उसका स्वागत करता है, उसको खूब वेलकम करता है, उसको गले लगाता है, उसके साथ पार्टी करता है, और जब 1 महीने बाद जा रहा तो उसको जहाज भर के क्या देता है, स्पाइसेस देता है, मसाले, कह रहा मौज करो, ठीक है ना। और वो जाता है उस मसालों को 60 गुना रेट पे बेचता है, जो मैंने बताया। ये बात बिल्कुल सत्य है और इतिहास में दर्ज है कि उसने 1 करोड़ रुपए लेके आया और उसके कितने हो गए उसके पैसे। तो अचानक से अगर आपके पास इतने पैसे आ जाएंगे तो आपके पड़ोसी को तो पता चल ही जाएगा कि इसके पास इतने पैसे आ कहाँ से रहे हैं। समझ रहे हो, है, ठीक है ना। लेकिन तो भी पुर्तगालियों ने 100 साल तक दबा के रखा, ब्रिटिशर्स को पता नहीं चल पाया कि पैसा आ कहाँ से रहा है, क्योंकि पुर्तगीज आए थे 1498 में और ब्रिटिश आ रहे हैं 1600 के आसपास, 1608 के आसपास। तब तक मामला दबा पड़ा है कि इतना पैसा, मोटी चेन, मोटा पैसा आ कहाँ से रहा है। ठीक है, आगे की बात करें। उसके बाद गई 1602 में पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री लगती है यहाँ पे, 1602 के आसपास, ठीक है ना, 1502 के आसपास पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कब लगती है। अब देखो पुर्तगालियों ने अपनी फैक्ट्री लगानी शुरू कर दिया और वो वेस्टर्न घाट इस तरफ कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सारी चीजें। तो इसको नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, यहीं रोकते हैं इसको, ठीक है ना, आगे बाद में देखेंगे हम इसको।